नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था आरएएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए भारतीय संविधान विषय, और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक संशोधन के विषय में। यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये हमारा आरएएस प्री का जो सिलेबस है जिसे हमने शुरू किया है, आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। ये बिल्कुल पहला टॉपिक हमने पहली क्लास में देखा था। दूसरी क्लास में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में बात की। इसके अलावा हमने देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भी अपने कर चुके हैं। ये 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा भारतीय संविधान की अनुसूचियां और स्रोत को भी हमने देख लिया है। कुल 5 क्लास अपनी हो चुकी है। आज की छठी क्लास में हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक, संविधान संशोधन की विशेषताएं हो चुकी है। अगला टॉपिक जो है हमारा संवैधानिक संशोधन, इसके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। अच्छे से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज की हमारी क्लास को। सबसे पहले हम देखें कि संवैधानिक संशोधन हम कहते किसको है, संविधान में संशोधन होता क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ये जो संविधान की हमारी पुस्तक है, इस संविधान से ही पूरे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। देश कैसे चलेगा, क्या नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, प्रावधान होंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कौन निर्वाचन होगा, ये सारी बातें किसमें लिखी हुई है, संविधान की किताब में। अगर इस किताब में हमें कुछ भी जोड़ना है या कुछ भी घटाना है यानी हटाना है, तो हम इसे क्या कहते हैं, संवैधानिक संशोधन के नाम से जानते हैं। और इस संविधान में संशोधन करने की ताकत किसके पास में है, संसद के पास में है। केवल संसद ही कर सकती है। संसद का मतलब हमारे पास में राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ये तीनों जो है संसद के अंग होते हैं। इन तीनों की प्रक्रिया से गुजर करके दोनों में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देता है तो संविधान में संशोधन होता है। देखिएगा, संसद के 2 प्रकार के कार्य हैं, कुछ नए कानून नियम बनाना और संविधान में संशोधन करना हो तो भी वो संसद ही करती है। अब इसने जो संसद ने जो कानून बनाया है, इसमें परिवर्तन किया है, वो सही है या नहीं है, उसकी जांच करता है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी व्याख्या कर सकता है। उसमें अगर उसको लगे कि उसने कुछ गलत संशोधन किया है तो फिर उसे रद्द भी किया जा सकता है दोस्तों। चलिए, संवैधानिक संशोधन की हम बात करें। अभी तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि संविधान की किताब में कुछ जोड़ना या हटाना है, लेकिन इस प्रक्रिया को उल्लेख किस में है, 368 में है, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में कुछ जोड़ने या वर्तमान प्रावधानों में परिवर्तन करने, या तो उसमें चेंज करना है या उसको समाप्त करना है, इसका प्रावधान करना ही क्या कहलाता है, संवैधानिक संशोधन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारी संविधान की किताब है, इसमें कुछ जोड़ना या जो अभी चल रहा है उसमें परिवर्तन करना या फिर उसको समाप्त करना, ये प्रावधान करना ही क्या कहलाता है, संवैधानिक संशोधन कहलाता है। अब हम देखिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कैसे, किस प्रकार से होता है जी। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान में संशोधन की जो शक्ति है और प्रक्रिया के प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं। जब हम ये देखना चाहें कि हमें कहाँ मिलेगा संविधान, अच्छा, संविधान में संशोधन भी किस में लिखा गया है, संविधान की किताब में ही लिखा गया है। तो इस संशोधन की प्रक्रिया में भी संशोधन किया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये इस संविधान की किताब का आर्टिकल हम उठाएं 368 नंबर भाग 22 यानी अध्याय 22 देखें और उसमें अनुच्छेद 368 देखें, तो वहाँ पर इस प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस शक्ति का इस्तेमाल करके संसद, ध्यान दीजिएगा, कौन सी शक्ति, संशोधन करने की शक्ति का इस्तेमाल करके लगभग सभी प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। हमने क्या कहा, संसद जो है वो सभी प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लेकिन हमने लगाया लगभग। तो लगभग मतलब कुछ छूटा हुआ है। तो कौन सा छूटा हुआ है, छूटा हुआ है बुनियादी ढांचा, यानी बुनियादी ढांचे में यानी मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकार, यानी संसद जो है वो मूल अधिकार या मूल ढांचे को छोड़ करके, जिसके ऊपर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी बातें हमने पिछली क्लास में की थी दोस्तों। तो ये जो मूल ढांचे की चीज़ें हैं, इनको छोड़ करके, ठीक है ना, जैसे हम कहीं भी मकान एक बना हुआ है, एक मकान हमारे पास में बना हुआ है पूरा, बहुत ही शानदार, बहुत ही
बड़ा मकान हमारे पास में बना हुआ है। अब हम इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं, कुछ हमें रिनोवेट करना है, तो इस दीवार को हम बदल सकते हैं, छत को बदल सकते हैं, गेट को बदल सकते हैं, चबूतरा बदल सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जो नींव लगी हुई है उसको बदलेंगे तो क्या होगा, ये सारा मकान ही गिर जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान के ऊपर ही हमारे देश की बुनियाद टिकी हुई है। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो इस मकान की नींव की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम मूल ढांचा कहते हैं। उन मूल ढांचे के प्रावधानों को छोड़ करके अन्य सभी प्रावधानों के अंतर्गत जो है संविधान में संशोधन करने की ताकत किसके पास में है, संसद के पास में होती है दोस्तों। अब हम देखिए संशोधन की प्रक्रिया कैसे रहेगी, क्या रहेगी। अनुच्छेद 368 में उल्लेखित संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। हमने अभी कहा भाग 22 अनुच्छेद 368, इसके अंतर्गत है संविधान में संशोधन। क्या कहा गया है दोस्तों, देखिएगा, संविधान संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। हमने कहा भी चलो संसद के लोगों ने सोचा या किसी भी मंत्री के विषय में दिमाग में ये आया कि संविधान के इस लाइन में हमें संशोधन करना है, तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, यानी संशोधन की शुरुआत कहाँ से होगी, कहाँ जाएं हम, उसकी एप्लीकेशन लेकर के कहाँ जाएं, इसको इस तरह से समझिए। तो एप्लीकेशन लेके जाएंगे या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। तो संविधान में संशोधन कहाँ किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में इसको प्रारंभ किया जा सकता है। पारित दोनों से होगा, लेकिन प्रारंभ किसी में भी किया जा सकता है। हाँ, कुछ एक हैं जो केवल अलग अलग जो इनको प्रायोरिटीज दी गई हैं वो आपने आगे देखेंगे लोकसभा राज्यसभा के समय, लेकिन अभी यहाँ समझ लीजिएगा शुरुआत किसी भी सदन में की जा सकती है, विधानमंडलों में नहीं की जा सकती है। राज्य देखिएगा, हमारे यहाँ जो संवैधानिक तंत्र है उसके अंदर शासन जो चलता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडलों से चलता है। तो विधानमंडल जो है, विधानमंडल का कोई रोल नहीं है। राज्य जैसे अपना राजस्थान चाहे कि मुझे संविधान में संशोधन करना है तो वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ हम ये समझे कि संविधान संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। राज्य की विधानसभा जो है वो किसी भी प्रकार का कोई संशोधन बिल लेकर के नहीं आ सकती। हम चाहें भी चलो सेंटर में हमारी सरकार नहीं है तो राजस्थान में ही शुरू कर लेते हैं, तो राजस्थान में कोई भी संशोधन का बिल नहीं लाया जा सकता है। संविधान में संशोधन का है ना, राज्य सूची के विषयों में संशोधन करती है, वो अपने जो भी कानून नए नियम बना सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कहें संविधान जो लिखा गया है हमारा, उसके अंदर कोई संशोधन नहीं कर सकती हैं। अब देखो, हमने कहा लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई सी भी है, दोनों के अंदर बिल लाया गया है संविधान के संशोधन से संबंधित। ये कौन ला सकता है, कोई भी मंत्री या कोई अन्य सदस्य, घरेलू सदस्य बोल सकते हैं हम इसको, कोई मंत्री या कोई अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी कर सकता है संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक है हमारा। इसके लिए किसी मंत्री के द्वारा, विशेषतः किसके द्वारा होता है, मंत्री के द्वारा। क्या इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है क्या, नहीं जी। तो यहाँ हम ये समझें कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। धन विधेयक पर होती है, वो एक अलग बात है, वो तो विधेयक है ना, कानून है। लेकिन यहाँ हम दो चीज़ें सीखी अभी तक कि एक तो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, दूसरा कि किसी की पूर्वानुमति की हमें आवश्यकता नहीं होती है, किसी मंत्री या किसी खानगी सदस्य के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। अब हमने कहा लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ले आए, दोनों सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, और बहुमत का मतलब है 50% से अधिक, यानी 50+1 कर लीजिएगा, और उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 होने चाहिए। ये विशेष बहुमत की बात है दोस्तों, बहुमत हमेशा विशेष ही चाहिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी चीज़ हम समझ लेते हैं। मान लीजिएगा 100 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य, 50% से अधिक यानी 50+1 यानी 51 सदस्यों की वोटिंग तो पक्ष में होनी ही चाहिए, यानी 51% होना चाहिए। किसका 51% कह रहे हैं, सदन कुल सदस्य संख्या का। यानी जैसे मान लीजिएगा 100 सदस्य हैं किसी मंडल के अंदर, किसी विधानसभा के अंदर या कहीं पर भी क्योंकि ये नियम तो सभी में आएंगे। मान लीजिएगा लोकसभा के अंदर एक समझने की दृष्टि से 100 सदस्य हैं, तो 51% क्या होना चाहिए, मत होना चाहिए। अब ये जो 51 है, ये जो 51 संख्या है, उपस्थित मान लीजिएगा 66 सदस्य हुए,
उपस्थित कुल हैं 100, उपस्थित हुए 66। अब इसका 2/3 भी होना चाहिए। 2/3 का मतलब इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 22 3 66 44 है ना। 44 सदस्य मान लीजिएगा इसमें से मत देते हैं, लेकिन 44 जो है वो 51 नहीं है, इसलिए ये पारित नहीं हो पाएगा। फिर से समझ लीजिएगा इस बात को। हमने क्या कहा कि जो कुल सदस्य संख्या है, जैसे 100 है तो उसका 51 यानी 50% प्लस 1 होना चाहिए। 50% प्लस 1, जितने भी सदस्य से 100 सदस्य हैं तो 51 सदस्य, 200 सदस्य हैं तो 100 प्लस 1 101 सदस्य है ना। इतने सदस्य तो होने चाहिए, इतने सदस्यों को तो कम से कम होना चाहिए। और हमने कहा जितने सदस्य आए उनका 2/3 बहुमत भी होना चाहिए मेरे दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा 100 सदस्य आए, मान लीजिएगा सदस्य आए 101। अब ये 101 हैं, 101 सदस्य हमें चाहिए, और मान लीजिएगा 151 सदस्य आए तो ये 101 जो है वो इस 151 का 66% यानी 2/3 होना भी चाहिए। इसका 2/3 भी जैसे मान लीजिएगा ये है कुल हमारा, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। एक बार इसको मैं इसको हटा देता हूँ सभी को। जो हमारे कुल सदस्य हैं उनका 50% प्लस 1 ये सदस्य, ये इतना हमें पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन है कि उपस्थित जितने भी हैं, उपस्थित जितने भी हैं, मान लीजिए x है तो उसका 2/3 ये 51 पूरा करना चाहिए। ये हमारी दूसरी कंडीशन है ना। जो उपस्थित है, अगर मान लीजिएगा ये उपस्थित हो तो 51 है, और लेकिन ये जो मान लीजिएगा 100 के 100 आ गए और 51 सदस्यों ने वोट इसके पक्ष में दे दिया। हमारी पहली शर्त क्या है, 51 होने चाहिए। 100 सदस्य कुल थे, 100 के 100 आ गए और 51 ने इसके पक्ष में वोट दे दिया, तो क्या पारित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 का 2/3 66 होता है। 66 लोग इसके पक्ष में होने चाहिए, जो 50% से अधिक भी है, ये कहना चाहता हूँ मैं, है ना। अगर इससे मान लीजिएगा 75 सदस्य देते हैं, सॉरी 66 सदस्यों का कम से कम इसमें समर्थन होना चाहिए, तब जाकर के ये पारित होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसे हम बहुमत, विशेष बहुमत के रूप में देखते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो इसको दोबारा समझ लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई इतना टिपिकल मैटर भी नहीं है। पहली बार थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब प्रत्येक सदन में क्या होगा, अलग अलग इसको पारित करना होगा। हर सदन में इसको क्या करना होगा, लोकसभा में भी पारित करना होगा और राज्यसभा में भी पारित करना होगा। अगर किसी वजह से, हमने कहा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कोई मंत्री ला सकता है, खानगी सदस्य ला सकता है। अब उसके लिए विशेष बहुमत से दोनों के अंदर पास करना होगा, अलग अलग पास करना होगा। किसी वजह से दोनों में सहमति नहीं होती है तो फिर बिल ही रद्द हो जाएगा। तो बिल क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, क्योंकि इसके विषय में कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में नहीं हुआ, इसने दोनों में मतभेद हो गया, तो कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, बिल ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और ये तो सामान्य मामले। यदि बिल जो है वो कोई परिसंघीय प्रावधानों को संशोधित करने वाला है, यानी जिसमें केंद्र राज्य के संबंध भी आते हैं, जिसमें राज्यों का भी लेना देना है, जैसे अभी आया था जीएसटी का बिल, अगर ऐसा है तो फिर राज्य के जो विधानमंडल है, जैसे 28 राज्य हैं, तो उनके द्वारा सामान्य बहुमत से पारित होना भी जरूरी है। कम से कम कितने, आधे, 14 का, आधे प्लस 50% प्लस 1 नहीं है, कम से कम आधे राज्यों का जो है समर्थन होना उसको आवश्यक है। तब विशेष बहुमत प्लस राज्यों का जो है विशेष समर्थन भी आवश्यक होगा। 50% राज्य सहमति दे देंगे तो फिर वो कानून लागू हो जाएगा, वो अमेंडमेंट उसमें हो जाएगा। कब? जब मामला परिसंघीय प्रावधानों वाला हो। तो सामान्य बहुमत यानी किसको कहते हैं, सामान्य बहुमत हम कहते हैं उपस्थित और मतदान देने वालों का बहुमत। मान लीजिएगा 100 सदस्य हैं, 40 ही आए हैं और 40 में से भी 21 ने वोट दे दिया, तो फिर हो जाता है सामान्य बहुमत। हम इसको कहते हैं उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत, है ना। लेकिन 100 में से 60 रह गए, बाकी के जी हमारा क्या कसूर है, अगर इनको भी शामिल करना है तो फिर हमें विशेष बहुमत लाना पड़ेगा। दोनों सदन से अगर बिल पारित हो जाए, आवश्यक स्थिति में आधे राज्यों से सहमति भी ले ली गई, अगर परिसंघीय प्रावधान का है, और उसके बाद में राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए भेजा जाता है, और अगर राष्ट्रपति इसको अनुमति दे देता है, वैसे तो देनी ही होती है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति न तो अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और न संसद को पुनर्विचार के लिए
लौटा सकता है। अगर राष्ट्रपति इस पर अनुमति दे देता है तो ये संविधान संशोधन विधेयक कानून बन जाएगा और उसमें इसके अनुसार परिवर्तन हो जाएगा, है ना। जैसे हम कहें हमारे पास में क्या है, संविधान संशोधन के लिए हम क्या लेकर के आए, बिल लेकर के आए। अब इस बिल को लेकर के कौन जा सकता है, कोई मंत्री या सदस्य लेकर के जा सकता है। कहाँ जा सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। अब यहाँ से भी क्या होना होगा, पारित होना होगा, यहाँ से भी क्या होना होगा, पारित। पारित होने के लिए शर्त क्या है, 2 शर्तें हैं। सामान्य है तो कुल का 50% प्लस 1, है ना, कुल सदस्यों का बहुमत। पहली कंडीशन तो क्या है, कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, इसके साथ में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित हो जाए। अगर मामला कौन सा हो, परिसंघ का है, तो फिर इसमें आधे 1/2 यानी आधे राज्यों का भी समर्थन होना चाहिए। इसके बाद में इसको भेजेंगे राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति ने अपने साइन कर दिए तो फिर ये बन जाएगा संविधान संशोधन बिल जो है, यही क्या बन जाएगा, विधेयक बन जाएगा और इसके हिसाब से परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों कोई दिक्कत हो तो इसको दोबारा सुनिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम देखिए संशोधन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ ये मान के चलिएगा संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से। हालांकि 368 में 2 प्रकार दिए गए हैं, तीसरा जो है वो 368 के अंतर्गत नहीं है, कुछ इसको मानते भी नहीं है, लेकिन संविधान की किताब में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। संसद के सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत का मतलब अपने जानते हैं जितने उपस्थित हैं उनका बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत हमें पता है कुल का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। विशेष बहुमत भी होना चाहिए और राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। ये कब होगा, ये तब होगा जब मामला परिसंघीय हो, संघ के मामलों से जुड़ा हुआ हो। आप समझ लेते हैं इसमें एक एक करके। संसद के सामान्य बहुमत वाले मामला क्या है, इस संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन को सिर्फ सामान्य बहुमत से गुजरना होता है, सामान्य बहुमत से गुजरना होगा। सामान्य बहुमत यानी 100 हैं, 100 में से अगर 40 आए हैं तो उनका 50% से अधिक हो गया, यानी 50% प्लस 1 यानी 40 आए हैं, 20 सदस्य और 1 सदस्य 21 ने वोट दे दिया तो चलिएगा पारित हो जाएगा। इस तरह से हम इसको देखते हैं और यह प्रक्रिया सामान्य बिल की तरह ही होती है। जैसे एक सामान्य बिल, ऑर्डिनरी बिल पारित होता है, बिल्कुल वैसे ही ये एक प्रोसेस होता है। और ध्यान दीजिएगा ये अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आता है, ये 368 में इसका उल्लेख नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे सामान्य संशोधन विधेयक अपने मानते हैं। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है तो देखिएगा, कहीं नए राज्यों का कोई प्रवेश करवाना हो अनुच्छेद 2 से संबंधित, नए राज्यों का गठन करना हो, कोई नया राज्य बनाना हो, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के लिए कोई अमेंडमेंट करना है, भाग 2 में है। राज्यों में विधान परिषद हैं, जैसे राज्यों के अंदर हमारे बहुत सारे राज्य हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, तो उन विधान परिषदों का उन्मूलन करना है या निर्माण करना है 169 के अनुसार। संसद में कोरम से संबंधित, संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता है उसके लिए किया जा सकता है। संसद में प्रक्रिया के नियम बनाने हो तो किया जा सकता है। संसद उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार से संबंधित मामला हो तो वो सामान्य बहुमत से हो जाएगा। संसद में अंग्रेजी भाषा का उपयोग करवाना है तो भी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या घटानी है या उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाना है तो भी किया जा सकता है। राजभाषा के उपयोग के लिए, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। दूसरी अनुसूची में उल्लेखित, दूसरी अनुसूची में जो दिया गया राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और इनको कुछ करना है तो ये बिल्कुल सामान्य बहुमत से पारित हो जाएगा। 5वीं अनुसूची के अंदर जो भी परिवर्तन है वो भी इसमें वो एक सामान्य बहुमत से होते हैं। इतने सारे जो हैं वो सामान्य बहुमत से आते हैं। उनके अलावा 6ठी अनुसूची का भी इसमें उल्लेख आता है। अब हम बात करें विशेष बहुमत से संबंधित संशोधन। संविधान के ज़्यादातर प्रावधान तो इसी से होते हैं, विशेष बहुमत से ही किए जाते हैं। विशेष बहुमत का मतलब क्या है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 होने चाहिए। उपस्थित और मत देने वालों के, जैसे मान लीजिएगा 100 में से 66 आए तो 66 के 66 वोट देते हैं। अभी हमने इस कंडीशन को समझा भी था। आए हुए कितने हैं इसको ध्यान से समझिएगा, फिर एक बार फिर से आपको मौका मिला है।
उपस्थित और मत देने वाले, यानी आज सदन में आए कितने लोग हैं उनका कम से कम 2/3 वोटिंग हमें मिलना चाहिए पारित करवाने के लिए। साथ ही साथ जितने आए हुए हैं, जितनों पारित किया, वो मेजॉरिटी होनी चाहिए कुल सदस्य संख्या की, यानी जितने सदन में कुल सदस्य हैं, जितनी खाली सीटें हैं वो भी गिनते हैं अपने। जैसे 200 सीटें हैं तो 200 में से अपने काउंट करें, वे 101 सदस्यों का जो है कम से कम पारित होना आवश्यक है, और वो 101 उपस्थित का 2/3 भी होना चाहिए। यहाँ कुल सदस्य संख्या से मतलब है कि सदन की रिक्त सीटें, खाली सीटें, अनुपस्थित सदस्यों को भी गिना जाता है दोस्तों। मतलब ये कि जो नहीं आए उनको वैसे हमने 2/3 में काउंट नहीं किया, लेकिन 50% में तो काउंट हो गए ना, वो बहुमत के अंदर काउंट होता है, यानी आए उतने के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितने आए हैं उनका 2/3 और कुल का 50% से अधिक होना चाहिए। कुल सदस्यता, उपस्थित सदस्य, अनुपस्थित सदस्य और रिक्त सीटें, यानी कुल सीटें जितनी निर्धारित हैं हम उनको मान रहे हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया के द्वारा कौन से संशोधन करते हैं? मूल अधिकारों में संशोधन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सिद्धांत, उद्देशिका जैसे बाकी सभी प्रावधान कि जो 1 और 3 में नहीं है ना, उनको हम किसके द्वारा करेंगे? इसके द्वारा करेंगे। 1 में तो हमने अभी देखा साधारण बहुमत से था, तीसरे में जो नहीं है उसको भी अभी, जो परिसंघीय मामला है, तीसरा कौन सा होता है? परिसंघीय मामलों को छोड़ करके, सामान्य को छोड़ करके बाकी सारे इसमें आ जाते हैं। संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन, ये किए जाएंगे जब कोई मामला कौन सा हो? परिसंघीय हो। अभी हमने इसको अच्छे से समझा भी था, पहले ही समझ लिया है, तो इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें क्या होगा? विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत फिर से अब तो याद हो चुका होगा, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और कुल का बहुमत, ये विशेष बहुमत है। साथ ही साथ हमें आधे राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है दोस्तों। आधे राज्यों का समर्थन मिलने के बाद में आधे राज्यों की विधायिका को सामान्य बहुमत से इसमें संशोधन की सहमति आवश्यक होती है दोस्तों। आधे राज्यों ने सहमति दे दी तो फिर हो जाएगा, बाकी के राज्य बिल को पारित करें न करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो क्या कहा हमने? तीसरी कंडीशन परिसंघीय मामला है, विशेष बहुमत, कुल का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 और राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। बाकी चाहे वोटिंग करें न करें, कुछ भी करें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद में किसके पास में जाएगा? राष्ट्रपति के पास में, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, राज्यों को विधेयक पारित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है, तो आधे राज्य चाहें तो मिलकर इस संशोधन को लंबित कर सकते हैं, ये एक विशेष बात है। हमने कहा राज्यों को सहमति देनी कितने समय में देनी है, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। इसका फायदा उठा करके आधे राज्य चाहें तो वो संशोधन विधेयक को लटकाना चाहें तो लटका सकते हैं। विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन है। तीसरी कंडीशन किन के लिए है? राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित कोई मामला हो, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो, सुप्रीम कोर्ट और राज्य न्यायपालिका से संबंधित हो, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण हो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा उससे संबंधित हो। 7वीं अनुसूची तो वैसे भी जानते हैं संघीय, इसमें बंटवारा किया गया है शक्तियों का, और अनुच्छेद 368 के उपबंध जो हैं उसमें भी संशोधन करना हो। तो किस किस में? राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, संघ और राज्यों की कार्यपालिका और उसकी शक्ति का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट और राज्य न्यायपालिका, संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्ति का वितरण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा, 7वीं अनुसूची का कोई विषय जोड़ना घटाना है। इसके अलावा 368 स्वयं में भी विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन से ही परिवर्तन होगा दोस्तों। ये हमने प्रक्रियाएं देख ली। अब थोड़ी बात कर लेते हैं प्रमुख संवैधानिक संशोधन के विषय में। वैसे तो ये क्रम से कभी याद नहीं होते हैं और हम इस तरह से याद नहीं करने होते, फिर भी हम कोशिश करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। वैसे तो सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो हैं आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे संवैधानिक संशोधन, जैसे जैसे हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, उनके साथ में आते चले जाएंगे दोस्तों। हम यहाँ पर विशेषता उनकी बात करेंगे जो वहाँ पर नहीं आने वाले हैं या कोई बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन संवैधानिक संशोधनों के विषय में यहाँ बात करेंगे। बाकी तो आपको संदर्भ से ही याद होंगे। तो पहला इम्पोर्टेंट होता ही है 1951 में हुआ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में। भूमि सुधार विधियों की न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची का इस्तेमाल किया गया था इसमें। और इसमें 9वीं सूची का इस्तेमाल यानी 9वीं सूची में किसी विषय को डाल देंगे तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, प्रावधान था। इसके अलावा अनुच्छेद 15 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों और जनजाति को संरक्षण इसके द्वारा दिया गया था।
चौथा संशोधन आया था 1955 में। इसमें राज्यों के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण करते समय मुआवजा जो है उसके विषय को न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रखना था। यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है कौन से संशोधन में क्या था। पांचवा संशोधन आया 1955 में। ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक पर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार प्रकट करने की समय सीमा को निश्चित किया गया। राज्यों का पुनर्गठन है, जैसे अभी हमने देखा था ना, मूल संविधान में तो ऐसा कुछ था नहीं, वो लंबित रख सकते थे। तो यहाँ पर हमने कहा विधेयक पर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार प्रकट करने की समय सीमा को निश्चित किया गया था दोस्तों। सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इसमें क्या किया गया, राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में है, ये भी पुनर्गठन से ही संबंधित है। इससे राज्यों का 4 प्रकार का वर्गीकरण जो था उसे समाप्त कर दिया गया। ABCD वाला जो भी वर्गीकरण था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और राज्यों को जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के अंतर्गत बांट दिया गया। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो A श्रेणी B श्रेणी ये हुआ करते थे, है ना, तो उनको हटा करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत इसको बांट दिया गया था। इसके बाद में देखिएगा 8वां संविधान संशोधन है 1960 का। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और इसके माध्यम से लोकसभा विधानसभा में SC और ST और आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन जो है उनके जो आरक्षण था वो 10 वर्ष से बढ़ा करके 20 वर्ष कर दिया गया। देखो 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया, 10 साल हो गए थे 1960 के अंदर। जो SC और ST और एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया गया था वो 10 साल के लिए था, तो उसको और आगे बढ़ा करके 1980 तक कर दिया गया, 20 साल का आगे और प्रावधान कर दिया गया दोस्तों। सॉरी 10 साल आगे बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष आगे का प्रावधान हुआ और ये इसी प्रकार से आगे चलता रहा था दोस्तों, है ना। पहले इसमें था 10 साल के लिए रहेगा, तो फिर ये 20 साल के लिए रहेगा, फिर 30 साल 40 साल, इस तरह से आगे बढ़ता रहा था दोस्तों। 10वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह 1961 में। इसके द्वारा क्या है, दादरा और नागर हवेली जो है उसको संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ भी आते हैं दोस्तों। 11वां संविधान संशोधन 1961 में आया, ये खरेवाद में दिया गया था। इसमें राष्ट्रपति के इसमें ये कहा गया, एक तो ये याद रखिएगा संबंध में किससे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद हैं उससे संबंधित है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर हम चुनौती नहीं दे सकते कि जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय कुछ सीटें खाली थी, निर्वाचन मंडल की कुछ सीटें खाली हैं, उसमें ये कहा गया भी पूरी सीटें नहीं है तो फिर ये चुनाव सही नहीं है। ये कहा गया कि निर्वाचन मंडल की कुछ सीटें खाली हैं तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 12वां संशोधन हुआ था 1962 में। गोवा, दमन और दीव को संघ राज्य बनाया गया। इन्हें किससे प्राप्त किया गया था, पुर्तगाल से प्राप्त किया गया था दोस्तों। 14वां 1962 में इसमें पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। पांडिचेरी को फ्रांस से प्राप्त किया गया था दोस्तों। 15वां संशोधन हुआ 1963 में। इसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु थी 60 वर्ष उससे बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी थी और 226 में परिवर्तन करके उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों का भी विस्तार किया गया था दोस्तों। 16वां संशोधन हुआ 1963 में। तीसरी अनुसूची में दिए गए शपथ का प्रारूप जो है उसके अंदर भारत की अखंडता और प्रभुता को भी जोड़ा गया था। 30वां संशोधन हुआ 1972 में। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया गया। जो 20,000 रुपये की जो राशि हुआ करती थी उससे अधिक सीमा के ही जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो सीमा हटाई गई थी। 33वां संविधान संशोधन आया 1974। इसमें किसी सांसद या विधेयक का त्यागपत्र अध्यक्ष या सभापति के द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक ये स्पष्ट न हो कि उसने स्वेच्छा से दिया है ना। तो 33वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो इससे संबंधित है कि कोई सांसद या विधेयक त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा या सभापति को देगा, उसे तब तक स्वीकार नहीं करना है जब तक कि क्लियर न हो जाए कि उसने अपनी इच्छा से त्यागपत्र दिया है। 35वां हुआ था 1974 में। इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों और 10वीं अनुसूची का समावेश भी हुआ। 36वां संशोधन 1975 में हुआ। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति दी गई थी। राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो इसको शर्तें दी गई थी और अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ऐसा 36वें के अंदर प्रावधान किया गया था। 39 1975 का है। इसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के चुनाव के संबंध में जो विवाद होंगे उनको न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। अब हो रहे हैं परिवर्तन, इसी तरह के परिवर्तन थे उस समय।
53वां संविधान संशोधन 1985 का है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम जो था, पहले केंद्र शासित था, उसको राज्य का दर्जा दिया गया। 55वें की बात करें, इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 56वें के अंदर गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। 58वां संविधान संशोधन 87 का है। इसमें 394 जोड़ा गया। इसके द्वारा संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करने का अधिकार केवल किसको दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया। 61वां संशोधन हुआ था 1988 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आता है 61वां, क्योंकि इसमें वोट डालने की जो 21 वर्ष की आयु है उसे घटा करके 18 वर्ष किया गया था दोस्तों। कब हुआ है ये? 61वां संविधान संशोधन है। कब हुआ है? 1988 के अंदर। 65वें संशोधन की बात करें 1990 में हुआ। इसमें 338 में संशोधन किया गया और SC और ST के लिए विशेष अधिकारी जो नियुक्त किया जाता था उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रीय आयोग SC ST के लिए 338 में चेंज करके प्रावधान किया गया था 65वें संविधान संशोधन द्वारा। 17वां संविधान संशोधन 1992 का है। इसमें क्या हुआ? दिल्ली और पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। देखिएगा 17वां संविधान संशोधन ये भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली और केंद्र शासित पांडिचेरी है, इनके राज्य क्षेत्रों को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनकी विधानसभाएं हैं ना, उनके निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। वैसे हम जानते हैं सांसद सभी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, राज्य के विधानमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी में विधानमंडल होने के बाद में, विधानसभा होने के बाद में भी शामिल नहीं थे, तो इनको शामिल किया गया था दोस्तों। 89वां संशोधन हुआ 2003 में। इसमें SC और ST के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी के जो अनुच्छेद या संशोधन है वो आपके जो टॉपिक होंगे उनके साथ ही हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ एक साथ करेंगे तो न तो याद रहने वाला है, न इसका कोई विशेष महत्व रह जाएगा। जितने ज़रूरी थे मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर क्लास सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पूरा कोर्स आपको केवल यहीं करवाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।